और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ यहां पर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गेहूं की एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए यह बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। रबी फसलों की एमएसपी में यहां पर बढ़ोतरी की गई है और जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके तहत गेहूं की एमएसपी में 40 रुपए बढ़ोतरी यहां पर की गई है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर केंद्र सरकार ने किसानों को रिझाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला यहां पर लिया है। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुमार गौरव का। गौरव, और क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, क्या नतीजा निकला इस बैठक का? देखिए, मुख्य तौर पर जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित थे, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित था, उसके लिए PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाया गया है। इसके तहत 10,600 करोड़ पैकेज 10 डिफरेंट सेक्टर्स में दिए गए हैं, जो कि अगले 5 साल तक चलेगा। रबी फसलों में मुख्य तौर पर गेहूं समेत कुछ और फसलों की कीमत को 40 रुपए प्रति क्विंटल मुख्य तौर पर गेहूं समेत कुछ और फसलों की कीमत को 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। तो बड़े फैसले ये दो हैं। बाकी डिटेल्स अभी तुरंत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मिलेगी। लेकिन मोटे तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा लाभ मिला है। 10,600 करोड़ का पैकेज है। वहीं रबी फसल, जो किसान आंदोलन हो रहा है चारों तरफ, उसको देखते हुए और रबी का अभी वक्त है फसल का, तो गेहूं की कीमतों पे 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और भी बाकी जो दलहन की कीमतें, दलहन प्रोडक्ट जो हैं, दाल में भी कुछ न कुछ 40 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। फाइनल फिगर अभी थोड़ी देर में सरकार की ब्रीफिंग में सामने आ जाएगी। जी गौरव, लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पे, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 8-9 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश की है? यहां पर गेहूं की एमएसपी को यहां पर बढ़ाया गया है, रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया है। देखिए, जाहिर तौर पे सरकार लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसान संगठनों को समझाए, और लगातार सिर्फ इसमें ही नहीं, जिस सीजन की भी फसल होती है उसमें एमएसपी बढ़ाकर रिकॉर्ड खरीद करने का दावा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करती है। और उनका ये कहना है कि ये जो तीनों कानून है, जिसको कि किसान काला कानून कह रहे हैं, इसमें सिर्फ जो हस्ताक्षर हुए हैं वो काले कलम से हुए हैं, काली स्याही से हुई है, बाकी सब कुछ व्हाइट है और किसानों की तरक्की के लिए है। उनकी मोदी सरकार का जो लक्ष्य है 2001 आने वाले सालों में कि किसानों की इनकम दोगुना की जाए, उस हिसाब से इस बिल को तैयार किया गया। लेकिन जाहिर तौर पे 5 राज्यों में चुनाव है और अभी रबी फसलों का वक्त है और समय समय पर इस तरह का मूल्यांकन सरकार करती है। और कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा है उसकी चिंता जरूर सरकार के चेहरे पे होती है, क्योंकि बीजेपी हो या एनडीए हो या कोई भी दूसरी पार्टियां हो, आम जनता ही उन्हें चुनकर भेजती है। और आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, नुकसान ना हो इसके लिए लगातार किसानों की मदद के लिए अपनी तरफ से सरकार कदम उठा रही है। लेकिन जहां तक बिल का सवाल है, जो तीनों कानूनों को रद्द करने के किसान संगठन मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वो बोल रही है कि वो किसानों के फायदे के लिए है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, हर बार सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है। इसके अलावा रिकॉर्ड स्तर पे खरीद हो रही है, ये सरकार का मत है। और आज भी जो फैसला हुआ है, रबी फसलों की खरीद में एमएसपी यानी सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया है 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। जी, और गौरव, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फिलहाल कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। क्या इस पर विचार किया गया है? एमएसपी को बढ़ाया गया, लेकिन एमएसपी पर किसी तरह से कोई कानून बनाने के ऊपर विचार किया गया है? देखिए, फिलहाल ये जो बात आप कह रहे हैं, जो आरएसएस का एफिलिएटेड संघ है भारतीय किसान संघ, वो भी आज दिल्ली में जंतर मंतर पे इसी मांग को लेकर कि एमएसपी पे केंद्र सरकार कानून बनाए। चूंकि किसानों को सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि कहीं प्राइवेट हाथों में न चला जाए, मंडियां खत्म हो जाएगी और बाद में, अभी तो एमएसपी मिलेगा, बाद में नहीं मिले तो हो सकता है बड़े व्यापारियों के हाथों की कठपुतली न उन्हें बनना पड़े। तो ये चिंता वास्तविक चिंता है। लेकिन जहां तक एमएसपी की बात है, सरकार पहले से ये कह चुकी है कि वो इस पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। लेकिन चूंकि एमएसपी पर कोई अभी तक कानून नहीं है, इसलिए इस पर कोई कानून अलग से लाया
लाया जाए, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखती है। जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस पर सरकार ने ऐसा कोई विचार नहीं किया है, लेकिन हाँ, सरकार ये वादा जरूर हर बार की बैठक में करती है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। एमएसपी में जैसे लगातार बढ़ोतरी हो रही है वैसे वो लगातार बढ़ोतरी करती रहेगी। फसल का जैसे जैसे सीजन होता है उसमें मुख्य फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, सरकार लिखित देने को तैयार है, लेकिन कानून अगर इस पे बनाती है तो फिर उसे संसद से पास कराना होगा और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए सरकार कहती है कि इस पे कानून नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, लिखित में गारंटी जरूर किसान संगठनों को देने के लिए वो पहले जो 11 दौर की बातचीत हुई थी उसमें तैयार थी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है कि एमएसपी चलता रहेगा। सरकार हर साल एमएसपी जैसे बढ़ाती है वैसे बढ़ाती रहेगी और रिकॉर्ड स्तर पर जो खरीद करती है किसानों से पिछले 1-2 सालों में देखा गया है कि वो काफी बढ़ी है, ऐसा सरकार का दावा है। वो जारी रखेगी ताकि किसानों की आय बढ़े, उनको कोई नुकसान न हो। उन्हें सरकार ये कहती है कि उन किसानों को सरकार पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है गौरव, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी मेरे साथ हैं। संदीप, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और साथ में गेहूं की जो एमएसपी है उसमें 40 रुपए की बढ़ोतरी है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? ये बड़ा फैसला लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने आज। किसानों के लिए राहत की खबर होगी। पहली नजर में आप खबर पर गौर करेंगे, 40 रुपए का इजाफा बड़ा इजाफा लगता है। 1975 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी गेहूं की, वीट की। अब इसे परसेंटेज टर्म में भी देखना होगा। सरकार कहेगी कि देखिए सरकार कितनी दरियादिली दिखा रही है, छोटा किसान बने देश की शान, उस राह में कदम उठा रही है, किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसीलिए हमने एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 1975 का दाम, ये कुल मिलाकर लगभग 2.1% का इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान संगठन इस बढ़ोतरी को, इस इजाफे को कैसे लेते हैं। क्या वो ये कहेंगे कि 2% आपने दाम बढ़ा दिए, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, हमारी लागत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे डीजल की कीमत ही लगभग 23 से 24 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है और जीएसटी का जो ये चक्कर है उसके चलते बीज, खाद और जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं कृषि में, उनके दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ जो बिजली है, बिजली महंगी होती जा रही है। तो वो कहेंगे हमारी लागत तो इससे भी ज्यादा कहीं बढ़ गई है। लेकिन इसमें छिपी हुई बात भी हमें समझने की जरूरत है साउद। और छिपी हुई बात क्या है? 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई, अच्छा खासा रेला हुआ वहां पर। सरकार अब तक कह रही थी ये तो मुट्ठी भर किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो बरगलाए हुए हैं, इनको तो भ्रमित किया हुआ है, आधों को कानूनों के बारे में पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का शक्ति प्रदर्शन था। और कल जो महापंचायत की गई करनाल में, जो आज भी जारी है धरना, आज भी मिनी सेक्रेटेरिएट को उन्होंने घेर रखा है, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का दबाव भी दिख रहा है, जिसके चलते तुरंत में आनन फानन में केंद्रीय कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। संदीप, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है, किसान एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इस बैठक में हो सकता है कृषि कानूनों पे बात हो सकता है एमएसपी पे कानून बनाने को लेकर किसी तरह से सरकार विचार करे, कोई ऐलान करे। एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। एक बड़ी मांग उनकी यही है कि एमएसपी पे कानून बने। थोड़ा सा ये गणित समझाएं एमएसपी का। किसान यहां पे अड़े हुए हैं और सरकार मान नहीं रही है एमएसपी को लेकर। माफ कीजिएगा, मैंने आपको सऊद कह दिया रवि। कानूनों को लेकर दबाव लगातार बना हुआ है और आज 2-3 चीजें और हुई हैं। आपको पूरी पृष्ठभूमि, पूरा परिदृश्य समझना होगा, ये दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो तो 9 महीने से ज्यादा हो चुका आंदोलन किए हुए। एक और आंदोलन की शुरुआत हो गई है आज जंतर मंतर पर। वो किया है भारतीय किसान संघ ने, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संघ है। और वो कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ एमएसपी से काम नहीं चलने वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य से काम नहीं चलने वाला है, लाभकारी मूल्य चाहिए किसानों को। अब लाभकारी मूल्य भी आप समझिए, जब किसान कहती है, जब सरकार कहती है कि किसानों को हम एमएसपी दे रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग को हमने लागू कर दिया। स्वामीनाथन आयोग में C2+50 जो है वो फॉर्मूला लागू नहीं हुआ है। बाकायदा सरकार ने फरवरी 2015 में एक हलफनामा दाखिल किया था तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
मनिंदर सिंह ने यह हलफनामा दिया था कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, डामाडोल हो जाएगी, हम C2+50 नहीं दे सकते। तो C2+50 नहीं दिया जा रहा है। हाँ, MSP बढ़ाई जा रही है। अब भारतीय किसान संघ का एक और मोर्चा खोल देना कि लाभकारी मूल्य, और उनका लाभकारी मूल्य दरअसल C2+50 से भी ऊपर का है। कई जगह स्टडीज हुई हैं, वो बिहार हो, गुजरात हो, वो सरकारें कह रही हैं कि लागत मूल्य तो कहां 1975 का दाम है गेहूं का, लागत मूल्य ही 2100, 2200, 2600 रुपए तक की बताई जा रही है। तो एक तरफ भारतीय किसान संघ का मोर्चा खोल देना, और दूसरी तरफ एक और अहम बात हुई है। कल अनिल घनवत, आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। 12 जनवरी को जो ये तीनों कृषि कानून हैं, इनके लागू होने पर रोक लगा दी थी, और 2 महीने में इस 4 सदस्यीय कमेटी ने, जिसमें ठीक है संदीप, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रभुत्व और बड़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए। 10,683 करोड़ रुपया 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, क्योंकि माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स और हमारे राज्यसभा के नेता हम सबके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि विस्तार में इस निर्णय की जानकारी आप सबको दें, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद अनुराग जी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी PLI की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है, और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में, और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं, और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज 2/3 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो 2/3 मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये PLI स्कीम मंजूरी की गई है। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीजों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सके। और जब हम तय करेंगे किसको ये PLI स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3 टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहां पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। एक प्रकार से गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लिए गए, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सही दाम पे एक्सपोर्टर्स को मिले, टेक्सटाइल सेक्टर को मिले, रॉटेप और ROSCTL जैसी स्कीम्स जिसके तहत जो भी एम्बेडेड टैक्सेस हैं, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, उन सब का रिफंड मिले इन अ WTO कंप्लायंट मैनर। वो पैसा निवेशकों, जो लोग निर्यात करते हैं उनको वापस मिला जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो उनका जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यापार करने जाते हैं। ऐसी अन्य अन्य स्कीम्स को जब साथ में जोड़ के पिरो के देखते हैं तो वस्त्र क्षेत्र के लिए जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं शायद ही पहले कभी इतने सारे कदम उठाए गए हों। और मेरे पूरा विश्वास है जो उत्साह हमने एक्सपोर्टर्स में देखा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ माननीय दर्शना बहन और मेरे इंटरेक्शन में जो हमने उत्साह देखा है, उसको देखते हुए इन सब स्कीम्स का लाभ लेते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। और भारत का उत्पादन भी, जो भारत की जरूरतें हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिफेंस में लगती है, हेल्थ केयर में लगती है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक बन गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, PP, जो पहले ना के बराबर देश में बनते थे। आज पूरे विश्व में भारत के PPEs की चर्चा होती है और इतने जल्द छोटे समय में हमने अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, हाई प्रोडक्टिविटी की फैक्ट्रियां उसको बनाएं, जो कॉस्ट इफेक्टिव PPEs हमारे कोविड की लड़ाई में हमें काम में आए। इस प्रकार से कई सारे निर्णय हाल में लिए गए जो हमें दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है और आगे भी चल के हमारी लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। एक प्रकार से एक और जुड़ा हुआ इसके साथ विषय आपको मैं सिर्फ अवगत करा दूं जिसमें टेक्सटाइल को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। और अब कोशिश हो रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे UK है, UAE है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, इनके साथ भी FTAs करके क्या हम जो कपड़ा व्यापार है उसमें जो हमारी डिसेबिलिटी है बाकी देशों के समक्ष,